नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज अपने सिलेक्शन गुरु ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हम प्रतिदिन की तरह एसएससी जीडी की स्पेशल बैच में आपका स्वागत करते हैं। इस सिलेक्शन बैच में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सेशन बैच, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है कि एक दुकानदार टीवी के सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपए है तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चा, ये 6500 रुपए का टीवी सेट है और इस पे अगर 12% की छूट है, इट मीन्स रिटर्न कितना होगा? 88%। पेमेंट कितना होगा? 88%। तो क्या पूरे तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य 0000 से खत्म हो जाएगा और आप बुरा कर लेंगे 88 गुणित 65, 8 पंजे 40, 5 बट्टे 40, 4 5 बट्टे 40, 4 44, 6 अट्ठे 48, 8 हासिल 4, 6 अट्ठे 48, 4 52। जोड़ लेंगे 0 8 4 12 1 4 2 5 4 2 6 1 7 5 5720 रुपये। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एकदम पता है मुझको कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है और आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला सवाल है कि 20 सेमी ऊंचाई और 15 सेमी आधार की त्रिज्या वाले 20 सेमी ऊंचाई और 15 सेमी आधार की त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेमी ऊंचे और 1.5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढाले गए शंकुओं की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल सवाल है कि ऊपर वाले शंकु के आयतन में नीचे छोटे वाले मतलब बड़े वाले शंकु के आयतन में छोटे वाले शंकु के आयतन का भाग दे देंगे तो छोटे छोटे शंकुओं की संख्या निकल आएगी। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये R1 है, ये H1 है, अपान 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 1/3 पाई से खत्म, 1/3 पाई से खत्म। आर स्क्वायर कह रहे हैं ऊंचाई 20 सेमी है और 15 सेमी। 15 सेमी का मतलब 15 गुणित 15 और गुणित ऊंचाई हो गया 20 सेमी ऊंचाई हो गया, बटे जो छोटा वाला है उसकी त्रिज्या 5 सेमी ऊंचे और 1.5 सेमी ये त्रिज्या है 1.5 और इंटू 5, ये 10 बार, ये 10 बार और ये 4 बार। 10 धाम 100 चौके 400 शंकु ढाले जा सकेंगे बड़े वाले शंकु से। ऐसे नाप के छोटे छोटे 400 शंकु होंगे। अगला सवाल है कि 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भजनफल एक पूर्ण घन संख्या हो? तो बस सिंपल बात समझ लो बच्चा कि पूर्ण घन होने का मतलब है कोई भी संख्या कम से कम 3 बार आई हो। अच्छा देखो क्या है, 243 है। 243 को कैसे तोड़ोगे? 3 से करोगे। 243 में सबसे पहले तो 3 ठो 10 मिल जाएगा आपको, तो ये 10,000 है। अब यहाँ क्या है, 3 से भाग दोगे तो 3 8 बचेगा 1, फिर 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81 और 3 1। यानी आप यहाँ पे कितने से भाग दे देंगे? 9 से अगर आप भाग दे देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। यानी किसका घन हो जाएगी? 30 का घन हो जाएगी। 30 का घन होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27,000। आप समझो, यहाँ से घन मूल निकालोगे तो एक 3 निकलेगा, एक 10। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर यहाँ पे 9 से भाग दे दोगे तो ये 2 ठो जो 3 है ये खत्म हो जाएगा तो आपको घन बन जाएगा। अगला सवाल है कि एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चारदीवारी के साथ चलने पर 20 संबंध 19 के अनुपात में समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो आंतरिक व्यास कितना है? ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो डायमीटर है D1 और D2 वो 20 संबंधे 19 के अनुपात में है। तो अगर तो ये डायमीटर 20 संबंधे 19 के अनुपात में है तो जो त्रिज्या है, एक त्रिज्या अगर R है ये अंदर की, तो बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R+5। ठीक, अब क्या मामला है? मामला ये है दोस्त कि तो बाहर कितना दूर चलेगा? 2 पाई R, R+5।
ये दूरी हो गई, और अंदर कितना चलेगा 2 पाई आर, 2 पाई से खत्म हो गया, और ये जो है बराबर है 20/19 के। तो 19 आर प्लस 19 × 95 बराबर 20 आर, तो आर बराबर हो गया 95। इतनी बात क्लियर है। यदि पथ का में तो आंतरिक व्यास, अब ये आर 95 आ गया तो डायमीटर कितनी हो जाएगा 2r, यानी 2 × 95 95 190 आ जाएगा आपका आंसर। पूछो ये आ कैसे रहा है? देखो ये होगा क्या, कुछ इस तरह का होगा एक ट्रैक, और उसका एक ट्रैक ये होगा, चौड़ाई उसकी है 5 मीटर, और ये अगर r1 है तो ये पूरा r+5 होगा, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहे हैं, जो समय लग रहा है वो 19/20 का अनुपात है, तो कितना दूरी और समय का अनुपात बराबर, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, समय दूरी के समानुपाती होता है। तो दूरी 2 पाई r+5 बाहर चलेगा, और 2 पाई r अंदर के सरफेस पे, अंदर वाले सर्कल पे चलेगा तब। तो ये इस तरह से सॉल्व कर लेंगे आप, तो डायमीटर 190 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, 510 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी से मिलने वाले रुपए का 2/3 भाग मिले। यही होगा हमको लगता है, हाँ 2/3 भाग मिले। 1 मिनट, इसको सही कर दूंगा। दो बटा 3 भाग मिले और बी को सी को मिलने वाले रुपए का 4 भाग मिले, तो उनके शेयर क्रमशः कितने होंगे? ध्यान देना जरा सा, ए बी सी है के बीच इस प्रकार विभाजित किया, ए को बी से मे को मिलने वाले रुपए का 2/3, बी को अगर 1 है तो ए को 2/3 है, और बी को सी को मिलने वाले का 4 भाग मिले, बी को सी को मिलने वाले का 1/4 भाग, सॉरी 1/4 होगा। तो यहाँ पे बी को अगर 1 मिला है तो सी को 4 मिलेगा। अगर रेशियो बनाएंगे आप तो 2 संबंधे 3 संबंधे 12 का रेशियो बनेगा। कह रहे हैं तो उनका शेयर क्रमशः कितना है? पैसा कितना है भाई? 510। बटेगा कैसे? 12 3 15 2 17, 17 भाग बराबर है 510, तो इसका मतलब 1 भाग बराबर 17 3 51 30। तो अब 2 3 और 12 60 हो गया, ये 90 हो गया, और 12 36 360 हो गया। 60 90 और 360। क्लियर है? अगला सवाल है, एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। आसान सब सवाल है इसलिए आपको मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं कि औसत आयु 23 वर्ष थी, यानी पति हस्बैंड और वाइफ की विवाह के समय आयु का योग 46 वर्ष रहा होगा। 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? W प्लस 1 साल का बच्चा भी है, तो 46 + 5 + 5 + 1, तो 46 10 56 1 57। तो औसत पूछे तब परिवार की औसत कितनी होगी? तो औसत बराबर होगा 57, और 1 बच्चा भी है तो 57/3 19 3 57। औसत कितना हो जाएगा? 19, क्योंकि संख्या कितनी होगी सदस्यों की? 3। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, देखो 75 से 97 तक की संख्याओं का योग पूछ रहे हैं आपसे। ये आप देखो होता क्या है, Sn = देखो ये होगा क्या? 75 76 77 ... .97 तक। तो Sn = n/2 a + l, ये होता है। n कितना होगा 75 से 97 तक? 75 से 97 तक, 97 में से 75 घटा दोगे 2 और 1 2 22, मतलब एक 23 होगा। 75 को लेके 23 होगा, तो ये हो जाएगा n 23/2 a + l 75 + 97, बस सिंपल। तो 23/2 गुणित 9 5 7 5 12 1, और 9 7 16 1 17, 172 काट लेंगे, 2 8 16 2 6 12, और गुणा कर लेंगे तो 86 23 18 1
24 एक 25 और 12 एक 16 एक 17, 8 7 9 एक 1700 1968 78 1978 ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, ठीक समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटाया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। अगर त्रिज्या 10% घटती है तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी। तो कमी बराबर क्या निकालते हैं, या छूट बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई ये हो जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी -10 प्लस -10 गुणित -10 बटा 100, यानी -20 प्लस 1 बराबर -19%, यानी कितना हो गया 19% की कमी हो जाएगी। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किग्रा चावल का उत्पादन होता है। क्या कह रहे हैं कि 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किग्रा चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पादन कितना होगा। देखो यार 50/50 है, तब कितना हो रहा है 750, लेकिन अगर 100/100 हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी दुगुना ये भी दुगुना और गुणा होकर 4 गुना, तो उत्पादन भी 4 गुना होगा, यानी 3000 किग्रा का उत्पादन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 10वां नंबर है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 बढ़ जाता है जब उसमें 65 किग्रा के वजन के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है, ध्यान से समझिएगा। देखो n बराबर क्या, जो एक व्यक्ति जो 65 का गया, अगर औसत 65 होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। सवाल नंबर 10 है ये व्यक्ति 8 है। 8 व्यक्ति हैं भाई, ध्यान देना जरा कि ये 8 व्यक्तियों का मामला है और क्वेश्चन नंबर है 10। आठ व्यक्तियों के औसत वजन में उस समय 2.5 किग्रा बढ़ जाता है, यानी जो आया वो 65 तो होगा ही होगा, प्लस 8 में 2.5 की वृद्धि कर देगा, यानी 65 प्लस 8 दूनी 16 4 20, यानी जो नया आया है वो 85 केजी का है। ये कहानी है इसकी। कैसे बात को समझ लो, 65 किग्रा के वजन का एक व्यक्ति गया, उसकी जगह पर अगर 65 का कोई व्यक्ति आता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर औसत बढ़ा तो इसका मतलब वो 65 से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, वो ज्यादा है 65 प्लस 8 पर 2.5 किग्रा की वृद्धि हो रही है, यानी 8 गुणित 2.5, यानी योग में 20 किग्रा की वृद्धि हो रही है, यानी वह नया व्यक्ति 85 किग्रा का है। इतनी बात क्लियर है। अगला सवाल है कि एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपए है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो ये एमपी है, ये एसपी है, ये सीपी है। कह रहे कि एक विक्रेता 10% की छूट देकर भी, मान लो 100 रुपए अंकित मूल्य है, 10% की छूट दिया तो 90 में बेचा, अभी भी 20% का लाभ कमा रहा है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 है और अभी भी 20% की लाभ 20% लाभ कमा रहा है, यानी 120% बराबर हो गया आपका 750। तो क्या पूछ रहा है, तो टीवी का अंकित मूल्य क्या है, 120% सीपी का, तो 100% कितना हो गया, सॉरी 90, 750 रुपए में यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपए है, लाभ की राशि 750 है। 1 मिनट जरा सा रुक जाइए, फिर से समझ लेते हैं। 10% छोड़ दिया तो 90 में बेचा और अभी भी वह 20% का लाभ कमा रहा है,
अभी भी 20% लाभ कमा रहा है। तो कह रहे हैं कि टीवी सेट का अंकित मूल्य कितना है। अच्छा, यानी अगर हम ये बात कर लें कि 120% बराबर सीपी का 120% बराबर 90 है, तो एसपी का, हाँ तो 90, 10% की छूट हो गई यार यहाँ पे, 10% छूट, 90 और 90, हाँ। तो 120% बराबर 90, तो 100% बराबर 90 बटा, हाँ 120 गुणित 100, 0 0 से 3 चौक के 12, 3 तिरिक के 9, ये हो गया 25, 25 तियां 75, और 750 का लाभ हो रहा है। अब बात को समझने की कोशिश करो कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है। हाँ ठीक है, अब ये देखो 90 का सामान कितने में बिक रहा है, 75 का सामान 90 में बिक रहा है, यानी 15। ये 15 का जो अंतर है, ये 15 का अंतर कितने के बराबर है, 750 के। 750 के है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 5 के, तो 100 बराबर हो जाएगा, एक बराबर 50 के, तो 100 बराबर हो जाएगा 5000। ठीक है।